80-20 series. In this series, we are going to discuss 80% of our UPSC prelims polity syllabus through 20% of PYQs. Achieve more with less. This is the episode 23, and this episode we are going to discuss constitutional and non-constitutional bodies and posts. देखिए इसमें एपिसोड 23 में हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के क्वेश्चन कुछ ओवरलैपिंग है वो डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात करेंगे इस पर्टिकुलर एपिसोड में, और एपिसोड 24 में हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्योरली उनकी बात करेंगे। सो शुरू करते हैं एपिसोड 23। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एपिसोड 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स इन इंडिया। ये 1995 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, जोनल काउंसिल एंड इंटर स्टेट काउंसिल। देखो आपको क्या दिमाग में रखना है जब भी क्वेश्चन आए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। देखो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ओपन एंडेड है। वो ओपन एंडेड मींस टू से कि वो बहुत ज्यादा है, वो इतना लेंदी है कि आप उसको कवर नहीं कर सकते एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल को। बट आप कॉन्स्टिट्यूशनल को कवर कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बॉडीज मेंशन्ड है एज पर दी आर्टिकल्स। सो मुझे इतना पता है कि जो फोर्थ आपका बॉडी है इंटर स्टेट काउंसिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सो फोर्थ को अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 2 3 डायरेक्टली, ठीक है। सो आपको फोकस हमेशा क्या करना है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पे कभी फोकस नहीं करना, हमेशा फोकस ये करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन सी बॉडीज है वो हमें पता होनी चाहिए। अगर ये इतना सा हैक आपके दिमाग में हो तो आप सभी क्वेश्चन फ्यूचर में और पीवाईक्यूज मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस दोनों सॉल्व करने की कैपेसिटी कर लेंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये बात मेरी समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर दी फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज इन इंडिया, 2023 का क्वेश्चन है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। हाउ मेनी ऑफ अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? ठीक है, कौन कौन सी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? तो मुझे इतना पता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ह्यूमन राइट कमीशन, लॉ कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। तो मुझे ह्यूमन राइट तो नहीं है, ठीक है। नेशनल लॉ कमीशन भी इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सो आंसर होगा ओनली वन, ठीक है। 2023 का ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको दिमाग में रखना है कि आपका ओनली वन यहाँ पे आंसर होगा। तो आपको पता ये होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कितनी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोकस रखो हमेशा, कभी गलत नहीं होगा। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2025 का क्वेश्चन। आप देखो ये 1995 में क्वेश्चन पूछा, उसके बाद सीधा 2025 में ये क्वेश्चन फिर से उसी तरीके से पूछा गया। हाउ मेनी ऑफ अबव वर established as per the provision of the constitution of India? मतलब इनमें से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीधा सीधा वो पता होना चाहिए। इंटरस्टेट काउंसिल है, यस बिल्कुल क्लियर है। जोनल काउंसिल भी नहीं है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं है। इंटरस्टेट काउंसिल, सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। आपको बस कॉन्स्टिट्यूशनल पता होनी चाहिए तो आप कर सकते हो। देखो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मैं आपको बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, यूपीएससी एंड एसपीएससी आर्टिकल 315 टू 323, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, जीएसटी काउंसिल ये याद रखना आप 279 ए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी एंड बीसी आर्टिकल 338 338 ए एंड बी, ठीक है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। अब इसको ध्यान से देखना, स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बट आपसे पूछा जाए कि क्या माइनॉरिटीज का जो कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सिर्फ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 344। कैग आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, ये जिसपे दो पीवाईक्यूज अभी मैंने आपको दिखाए, ये इतने ही 12 बॉडीज है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको दिमाग में रखना है, जिन पे यूपीएससी ने पीवाईक्यूज पूछे हैं या फिर फ्यूचर में पूछ सकता है। ये बात याद रखना, ये 12 आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पे फोकस करना है, आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पे फोकस नहीं करना कि इसमें से कौन सी है नहीं है।
ये बात समझ आ रही है? और फिर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा कि हमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को तैयार कैसे करना है, किस तरीके से, क्योंकि वो इतनी सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कौन कौन सी तैयार करे, तो उसका भी हैक मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, तो वो भी ध्यान में रखना है। चलिए अब एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। क्वेश्चन 2002 का है। Consider the following statement with reference to India. The chief election commissioner and the other election commissioners enjoy equal powers but receive unequal salaries. ठीक है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर सबकी पावर तो इक्वल है, बट उनकी सैलरीज अनइक्वल है। तो भैया ये कैसी बात हो गई? बड़ी अजीब सी बात लग रही है मुझे, वियर्ड लग रही है, मैं इसको रिजर्व में रख रहा हूं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एज इन प्रोवाइडेड टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखते हैं। द इलेक्शन कमिश्नर shall not be removed from his office except in the like manner on the ground as a judge of Supreme Court. The term of office of election commissioner is of 5 years from the date he assumes his office till the day he attains the age of 62 years, whichever is earlier. सबसे ज्यादा गलत होने के चांसेस कहाँ हैं, हमें वो ढूंढना है। देखो, मुझे पहले वाले में ही अजीब सी लगी थी, यहीं पे वाइब्स अलग सी आई थी। अनइक्वल सैलरीज, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अनइक्वल सैलरीज होगी और पावर सेम है, तो यही मुझे यहीं पे दाल में काला लगा, तो मैं तो इसको तो हटाऊंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो मेरे दो तो कट हो गए। अब टू कॉमन है, मतलब टू तो सही है, अपने आप सही हो गया, मैंने रिजर्व में रखा था बट मेरा अपने आप सही हो गया। अब थ्री एंड फोर में मुझे देखना है कि क्या सही हो सकता है। थ्री के अंदर कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द लाइक मैनर ऑन द ग्राउंड ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ एपिसोड के अंदर, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह ही इनका रिमूवल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और ये हमें पता होना चाहिए, ये बात याद रखना। और ये जो यहाँ पे इन्होंने इनका टेन्योर की बात की गई है, 62 ईयर्स, एंड टर्म, सॉरी टर्म की बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, ये नहीं है, यहाँ पे चेंज किया है, मैनिपुलेट किया है। सो फोर्थ रॉन्ग है एंड थर्ड इज रॉन्ग, सो आंसर इज 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ये बात याद रखना। अब देखो इसमें समझो कि यूपीएससी खेला कहां पे, कहां कहां से हमसे उसने क्वेश्चन जो है वो गलत करवाने की कोशिश की। एक तो ये टर्म टर्म दिया उसने, वहां पे उसने गेम खेला। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अनइक्वल सैलरीज, इस पे गेम खेला। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे टू सेकंड स्टेटमेंट में बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जैसी ही सैलरी है, ये बात समझ आ रही है, और रिमूवल भी लगभग सेम है, तो ये दोनों स्टेटमेंट दोनों ही सही निकले। सो 2 एंड 3, ये बात याद रखना। और आपको ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, इसमें कोई ट्रिक बाजी नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मत पढ़ के जाना फिर भी पेपर के लिए, नहीं हूं कोई बात नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यूपीएससी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे ज्यादा है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे तैयार करना है वो मैं कल बताऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, सो आंसर इज 2 एंड 3। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। इक्वल पावर्स एंड डिसीजन मेकिंग, दे आल्सो रिसीव इक्वल सैलरीज अलाउंसेस इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ये बात याद रखना। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशंस आर पेड सैलरी इक्वल टू दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, ये एक्ट के थ्रू बताया गया है कि उनकी सैलरी इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आर्टिकल 243(24) क्लॉज 5 and the 2023 Act, the Chief Election Commissioner cannot be removed from the office except in the like manner on the ground as a judge of Supreme Court, which involves impeachment by the Parliament on the ground proven misbehavior or incapacity। ये आपको ऑलरेडी पता है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्या टर्म है एग्जैक्टली exactly? यहाँ पे 6 ईयर का टर्म है, नॉट 5। यहाँ पे नॉट 5, यहाँ पे 5 दिया हुआ था, बट है 6 ईयर का टर्म एंड एज ऑफ 65 ईयर। सो 6 एंड 65 आपको याद रखना है फॉर द चीफ इलेक्शनल कमिश्नर, ये बात याद रखना बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। 2017 का क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। ठीक है, 5 मेंबर बॉडी, हो सकता है 5 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकती है, देखते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द conduct of both general election
एंड बाय इलेक्शन। तो मतलब इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसमें तो बायसनेस आ जाएगी, इट इज सब्जेक्टेड टू बायसनेस। ये बात समझ आ रही है? ये बायसनेस हो सकता है, सो बायस्ड हो सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री है और वही गवर्नमेंट चला रही है और वही इलेक्शन शेड्यूल को करेगी, तो ओपोजिशन कैसे बात मान लेगी? ओपोजिशन तो हमेशा यही कहेगी कि इन्होंने अपने हिसाब से शेड्यूल बनाया, इन्होंने अपने हिसाब से चीजें की। ठीक है, तो ये एक हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन रहेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल। यहाँ पे फिर भी ये सही हो सकता है, बट ये तो रॉन्ग है। सेकंड सेकंड रॉन्ग है, तो भी मेरा आंसर निकल रहा है 3 ओनली। ठीक है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं सेकंड तो बिल्कुल रॉन्ग है। इलेक्शन कमीशन रिवॉल्व्स द डिस्प्यूट resolves the dispute relating to the splits and merger of the recognized political party। yes, वही करेगा, और कौन करेगा? ठीक है, स्प्लिट्स मर्जर से रिलेटेड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट देखेगा, ये बिल्कुल सही बात है। एंड फर्स्ट, ये 5 मेंबर नहीं होगा, आई थिंक 3 मेंबर होगा। यस, 3 मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या गेम खेला? एक तो 5 मेंबर पे गेम खेला, दूसरा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव कैसे शेड्यूल। सो लॉजिकल एलिमिनेशन होगा यहाँ पे, लॉजिकल एलिमिनेशन काम करेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो यस, सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है, एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग अनाउंसिंग द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डज नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन। एंड इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, बिल्कुल मर्जर। ठीक है, ये दिया हुआ है इलेक्शन सिंबल्स एक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ऑलरेडी इलेक्शन वाले एपिसोड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 का ये क्वेश्चन है, सुप्रिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसे पूछ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबव द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो डायरेक्शन देना, कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बिल्कुल सही लग रहा है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, देखते हैं। Giving recognition to the political party and allocating election symbols to the political parties and individual contesting the election। ठीक है, proclamation of final verdict in the case of election disputes। proclaim कौन करेगा? proclamation of final verdict in the case of election disputes। ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स कहां पे होते हैं? इलेक्शन डिस्प्यूट्स कहां पे सुने जाते हैं? आपको पता है, ऑलरेडी पता है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। सो फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत है। प्रोक्लेम कौन करेगा फाइनल वर्डिक्ट अगर इलेक्शन डिस्प्यूट होगा? तो ये बात समझ आ रही है? तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ठीक है, 1 2 3 मतलब 1 और 3 तो ऑटोमेटिकली सही है। ठीक है, अब 2 को देखना है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द ऑल इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। सो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन द केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नेशनल एंड स्टेट लेजिस्लेचर डिस्प्यूट्स, these are primarily decided by the high courts through the election petition। Presidential and vice presidential dispute, these are exclusively decided by the Supreme Court of India under Article 71 of the Constitution। The ECI role in the dispute is generally limited to the advisory opinions on the post election disqualification and settling internal party splits। ये बात याद रखना आप फ्यूचर के लिए। ठीक है, प्रोक्लेम फॉर द फाइनल वर्डिक्ट्स, वर्ड देखो वर्डिक्ट यूज किया गया है। वर्डिक्ट वर्ड हम मोस्टली कोर्ट्स के सेंस में बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जैसे आइडेंटिफाई किया हमने और हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया 1 2 3। ठीक है, आई होप आपका भी सही हुआ होगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ, अब देखो कमीशन चेंज हो गया, अब इलेक्शन कमीशन के बाद फाइनेंस कमीशन पे यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, तो प्रिपेयर द एनुअल बजट, नो। ठीक है, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द फाइनेंशियल मैटर, नो। कर सकते हैं बट नॉट प्राइमरी फंक्शन, मतलब ठीक है। अलोकेट फंड्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज टू द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, नो नो नो। ओनली डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द state। So function of the Central Finance Commission of India, constituted by the President of India every 5 years under Article 280 of the Constitution। Recommendation क्या है? The distribution of union tax between the center and the state as well as the allocation of these proceeds among the states। The principle for the grant in aids to the states from Consolidated Fund of India।
measure to supplement the resource of the panchayat and municipality based on recommendation of state finance commission, other financial matters referred by the president. ठीक है, तो these are some of the functions done by, बट यहाँ पे पूछा था प्राइमरी फंक्शन, बात याद रखना, प्राइमरी फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये बात याद रखना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू 14th फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो 14th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन को करना कैसे है। अब देखो, जो ये 14th फाइनेंस कमीशन अगर यहां पे पूछा गया है, इसका मतलब क्या है कि 14th फाइनेंस कमीशन न्यूज में रहा होगा, ये बात समझ आ रही है। इतना तो जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है उसको पता है कि 14th फाइनेंस कमीशन न्यूज में है, और उसमें बेसिक उतना तो पता होगा कि क्या शेयर स्टेट्स का डिविजिबल पूल से दिया होगा, नहीं दिया होगा, बात समझ आ रही है। ये परसेंटेज तो पता होगा, इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम द 32% टू 42%। मतलब ये यूपीएससी से एक्सपेक्टेड है, यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये चीज पता हो। तो वो यहां पे क्या कर सकता है, यहां पे इसको कभी गलत भी कर सकता है, इसको सही भी कर सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपने फाइनेंस कमीशन अगर न्यूज में है तो इतना तो पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन में कितना परसेंट शेयर जो है वो डिविजिबल पूल से दिया है, बढ़ाया है, कितने परसेंट है, ये एग्जैक्टली exactly वो एक्सपेक्ट कर रहा है आप लोगों से। ये बात याद रखना हमेशा, ये एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे वो सही भी कर सकता है और यहाँ पे गलत भी कर सकता है, ये बात याद रखना। तो ये उस समय के पर्टिकुलर आपके न्यूज के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे कि अगर मान लो जैसे अगर मैं इस 14th फाइनेंस कमीशन की बात करूं तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है कि इसने फ्रॉम 32% टू 42% का इंक्रीज किया था शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल, ये बात याद रखना। ठीक है, और इंक्रीज किया ये शेयर, ये मतलब तारीफ की बात है, एक प्रेज की बात है। और जब कोई चीज की तारीफ की बात है, प्रेज की बात है, वो भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी की, ठीक है, कोई मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो वहां पे यूपीएससी जनरली रॉन्ग नहीं करेगा स्टेटमेंट को। क्योंकि इसमें देखो मेरी बात, अगर वो डायरेक्ट आपसे परसेंटेज दिया होता ना, डायरेक्ट परसेंटेज होता तो फिर गलत होने के चांसेस ज्यादा थे। आप समझो बात, इट हैज इंक्रीज द शेयर, मतलब उसकी प्रेज हो रही है कि यार उन्होंने देखो कितना इंक्रीज किया है शेयर फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये स्टेटमेंट आप इतने से वर्ड को थोड़ा सा समझना। और दूसरा देखो, इसमें ट्रिक और लॉजिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपेक्टेड था कि आपको ये एग्जैक्टली पता होने चाहिए नंबर ऑफ द परसेंटेज, परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, नहीं तो आप ये कहोगे कि यार परसेंटेज तो जनरली ना यूपीएससी गलत देता है, तो उसके हिसाब से आप काटो। ठीक है, हो सकता है मैं काट कर सकता हूं, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है, बट आप समझो कि किस नेचर के अंदर वो स्टेटमेंट को दिया गया, वो परसेंटेज किस नेचर के अंदर डाला गया है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकंड स्टेटमेंट, इट हैज मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स। देखो इतना नहीं करता ये कि सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स आपको बताएगा, नो, ये इतना नहीं है, इतना डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ रेवेन्यू करता है, उसके बाद गवर्नमेंट अपने हिसाब से करता है। तो सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड या ग्रांट्स नहीं बताता, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं मतलब आपको एक एक कॉमन सेंस से करके दिखाऊंगा। ठीक है, मान लो कि नहीं आता ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना मेरे इस क्वेश्चन को। फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, द 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन भी क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया, इस वर्ड को समझना, क्राइटेरिया, अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि इनमें से कौन कौन से क्राइटेरिया है अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस जो इंक्लूड किए गए इन दी हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन बाय द 15th फाइनेंस कमीशन, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं, अब इनमें से कौन कौन से यूज किए गए हैं आप उसको समझो, ध्यान से समझना। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स। ठीक है, अब मुझे ये देख के ही नहीं आता, मान लो मुझे नहीं पता कि इसका क्या आंसर होगा, मुझे तो कुछ नहीं पता, आइडिया ही नहीं है। अब ध्यान से समझो, अगर ये कोई क्राइटेरिया है, इस लॉजिक को समझ लेना, ये बहुत जगह काम आएगा, इकोनॉमिक्स में मैं आपको बहुत जगह यूज करके दिखाऊंगा। ये क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है, इसका मतलब क्या है, इट्स अ क्वांटिफाइबल, मतलब इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। ये बात समझ, दो तरीके की डेटा होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। ये बात समझ आ रही है?
एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, दो ही टाइप के डेटा होते हैं, ठीक है। सो अगर क्राइटेरिया जानना है, कोई भी पर्टिकुलर चीज का क्राइटेरिया है, तो क्वालिटेटिव डेटा लोगे, ये क्वांटिटेटिव डेटा लोगे। बात समझ आ रही है? सो बेसिकली अगर मैं यहां पे इस रेफरेंस की बात करूं, तो यहां पे क्वांटिटेटिव डेटा होगा, ऐसा डेटा जो इजीली क्वांटिफाइबल हो, जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। अब यहां से समझ लो, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को क्या आप क्वांटिफाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कि स्टेट की कितनी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, कितनी पॉपुलेशन कंट्रोल किया, ये नंबर है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब हमारे पास होता है डेटा सेंसस से, और हमारी सब कुछ हमें डेटा है। सो ये तो एकदम इजीली क्वांटिफाई किया जा सकता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इसको भी क्वांटिफाई किया जा सकता है, कितना फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, कितनी इकोलॉजी है, कितना फॉरेस्ट, मतलब ये भी क्वांटिफाइबल है, ये भी ठीक है। गवर्नेंस के रिफॉर्म्स, हर स्टेट के गवर्नेंस के रिफॉर्म, क्या इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है? बात समझ आ रही है? स्टेबल गवर्नमेंट, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट को क्या क्वांटिफाई किया जा सकता है इजीली, कि इसके लिए प्रॉपर डेटा है हमारे पास? सवाल करो अपने आप से। फिर है टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स। सो टैक्सेशन एंड फिजिकल एफर्ट से हम बिल्कुल डेटा देख सकते हैं कि भैया टैक्सेशन कितना आ रहा है, इनकम टैक्स कितने लोग भर रहे हैं, कितने नहीं है, कितने फिजिकल एफर्ट्स है, इजीली क्वांटिफाइड। बात समझ आ रही है? सो तीन मुझे ऐसे पता चले जो बिल्कुल क्वांटिफाइबल है, मतलब जिनको क्वांटिफाई किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा है। बट टू आर द थ्री एंड फोर इज द क्वालिटेटिव डेटा, मतलब गवर्नेंस रिफॉर्म्स। अभी डिपेंड करता है ना किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किस टाइप का रिफॉर्म चल रहा है, ठीक है। अब उसको कैसे मेजर करोगे? कोई मान लो एजुकेशन पे काम कर रहा है, और कोई मतलब बेसिक सैनिटेशन पे काम कर रहा है, तो आप कैसे क्वांटिफाई कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसने ज्यादा गवर्नेंस के रिफॉर्म्स किए, इसने नहीं किए? ये तो डिपेंड करेगा ना किस स्टेट की किस सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। बात समझ आ रही है? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। ये बात समझ आ रही है? डिफिकल्ट है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, बट वेरी डिफिकल्ट। और इतना डिफिकल्ट डेटा 15 फाइनेंस कमीशन अपने क्राइटेरिया में नहीं लेगा। अब देखो इन दोनों को भी देखो, इनकम डिस्टेंस एंड पॉपुलेशन एरिया, ये दोनों क्वांटिफाइबल है, दोनों को क्वांटिफाई किया जा सकता है, आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो, बट दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। स्टेबल गवर्नमेंट, अब स्टेबिलिटी कैसे तुम मेजर करोगे कि भैया किसी के हिसाब से वो शायद गवर्नमेंट स्टेबल हो, और किसी के हिसाब से शायद वो स्टेबल ना हो। तो यहां पे अगर ध्यान से समझा जाए, तो तीन ऐसे हैं जिनको क्वांटिफाई किया जा सकता है, तो ज्यादा इजीली वो क्राइटेरिया होने के चांसेस है 1, 2 एंड 5। 1, 2 एंड 5, सो आंसर होगा ओनली 3B। ये बात समझ आ रही है? आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ आई है, और इसको फ्यूचर के लिए भी दिमाग में आपको रखना है। देखो, आपको लग रहा होगा यार ये ना भैया एग्जाम के अंदर है ना सोचने में बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं मानता हूं ये बात, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं कि एग्जाम के अंदर शायद ऐसा सोच पाओ, नहीं भी सोच पाओ, बट अब तो सोच सकते हो। अब क्या हम पीवाईक्यू क्यों कर रहे हैं एनालिसिस? ताकि जो गलती उस समय हम नहीं कर पा, मतलब जो हम चीज उस समय आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, अब हम अपने आप को एटलीस्ट प्रिपेयर तो करें। एटलीस्ट हमारे सबकॉन्शियस में कुछ इस तरीके के पैटर्न तो जाए, कि एटलीस्ट जब भी सिचुएशन क्राइसिस सिचुएशन होगी, हम ये एंगल लगा के देख तो ले कि कहीं ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो, ये लोग जो जो होते हैं ना एक्सक्यूज देने वाले, कि यार एग्जाम के अंदर ये सब बड़ी बड़ी बातें, एग्जाम के अंदर प्रेशर के अंदर ये सब दिमाग में नहीं आते, ये उन लोगों के दिमाग में नहीं आते जो लोग पीवाईक्यूज को बहुत अच्छी तरीके से घोल के पी के नहीं जाते, जो पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं करते, ये उन लोगों का एक्सक्यूज है, ठीक है। बट उन लोगों के लिए ये एक्सक्यूज नहीं है जो लोग पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो कहेंगे कि जब 3-4 बार इसी तरीके के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हारे सबकॉन्शियस में फिट हो जाएगा, जब भी क्राइसिस सिचुएशन होगी तुम इसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे। बात समझ आ रही है? तो लॉजिक्स को इन बहानों के कारण एक्सक्यूज देकर इनको आप नहीं छोड़ सकते, इनके ऊपर काम करना जरूरी है, और यही हमारा मेन गोल है 80-20 सीरीज का। सो अब डिस्कस करते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड द स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स शेयर ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस, द क्राइटेरिया ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेटेजेस वर। एक तो इनकम डिस्टेंस था, एक पॉपुलेशन था, एक एरिया था, एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, और उनका वेटेज भी थे। 45% इनकम डिस्टेंस, 15% पॉपुलेशन, एरिया 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स 2.5%। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब यूपीएससी क्या करेगा अगर फिर से 15 फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछना हो? अब तो देखो, मतलब अगर मान लो 1 से 2 बार हद पूछेगा वो, उससे ज्यादा कोई भी फाइनेंस कमीशन नहीं पूछेगा, क्योंकि नया फाइनेंस कमीशन कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो दो मैक्सिमम चांसेस है कि कोई भी फाइनेंस कमीशन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछे। चलो ये क्वेश्चन करते हैं 2025 का। फिर से क्वेश्चन
15th फाइनेंस कमीशन पे। इसको ध्यान से समझना, इससे भी फिर मैं आपको एक लॉजिक सिखाऊंगा, उस लॉजिक को समझो। क्या कह रहा है? इट हैज रिकमेंडेड द ग्रांट्स ऑफ 4800 करोड़ फ्रॉम द ईयर 2022-23 टू द ईयर 25-26 फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट टू एनहेंस एजुकेशनल आउटकम्स। ठीक है। सेकंड, 45% ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ द यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स। ठीक है, डायरेक्ट कह दिया कि 45% नेट प्रोसीड होगा, वो शेयर होगा विद द स्टेट्स। ओके। 45,000 crore are to be kept as a performance-based incentive for the all states for the carrying out the agricultural reforms. ठीक है। It reintroduced the tax effort criteria to reward fiscal performance. ध्यान से समझो कि हमें यहां पे लॉजिक लगेगा, एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है वो लॉजिक लगाओगे तो ये क्वेश्चन कर लोगे। जैसे यहां पे दिया हुआ है 48,000 करोड़, ठीक है, फॉर एनहेंसिंग एजुकेशनल आउटकम्स। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है 45,000 करोड़, ठीक है, यहां पे 4800 करोड़ है और यहां पे 45,000 करोड़ है फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। मुझे ये बताओ कि यूपीएससी तुमसे चाहेगा कि तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि 48,000 करोड़ एजुकेशनल आउटकम्स के लिए, और मैं थोड़े हजार और वो 100 में थोड़ा सा फर्क हो रहा है, 4800 करोड़ क्या एजुकेशनल आउटकम के लिए, या फिर 45,000 करोड़ फॉर द एग्रीकल्चर रिफॉर्म से? क्या वो चाहता है आपसे कि आपको ये रटो, आप एग्जैक्टली एक एक रटो? भाई यहाँ पे चेंज हो सकता है, 4500 करोड़ की जगह 4700 करोड़ हो, 4600 करोड़ हो, ठीक है, 4100 करोड़ हो, यहाँ पे 45,000 की जगह 44,000 हो, 49,000 हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या चाहता है आपसे कि आपको ये पता हो? जब वो चीजें नहीं चाहता कि आपको ये पता हो, इसका मतलब वो स्टेटमेंट सही है। तो डायरेक्ट उसने कॉपी पेस्ट की है फ्रॉम द डेटा। ये बात समझ आ रही है? जो उनके पास डेटा थे, सामने फैक्चुअल एग्जामिनर के पास थे, उससे जस्ट कॉपी किया और पेस्ट किया। बात समझ आ रही है? अब इनमें बाल की खाल नहीं निकाला, नहीं 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 4800 करोड़ नहीं होगा, 4700 करोड़ होगा, नहीं 46 होगा, ये सब नहीं लगाना दिमाग। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की तैयारी नहीं कर रहे। प्लीज दिमाग में रखो बात, जहां पे एक एक माइन्यूट फैक्चुअल डेटा पता होना चाहिए। तुम ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो ऑफिसर की तरह अपने आप को ट्रीट करो। सबसे पहले तुम ट्रीट करो अपने आप को ऑफिसर की तरह, तभी बाद में यूपीएससी आपको ट्रीट करेगा एज अ ऑफिसर। ये बात समझना, ठीक है? वो रिक्रूट करेगा आपको, नहीं तो नहीं करेगा। तुम ही ट्रीट नहीं करोगे, तुम ही अपने आप को क्लर्क की तरह सोचोगे कि 4800 करोड़ है, कि यहाँ पे 47 है, कि 45,000 है, 4600 है। वो नहीं पूछेगा आपसे। सो प्लीज डोंट फोकस ऑन दिस। वो क्या चाहता है आपसे कि आपको ये परसेंटेज पता होना चाहिए। अब जिन लोगों को ये 15 फाइनेंस कमीशन पता थी, उसको पता था कि ये नेट प्रोसीड गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, कि शेयर विद द स्टेट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसको काटो। ठीक है। एंड इट रीइंट्रोड्यूस द टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ लगी नहीं रही, ये भी सही है। ठीक है, सो आंसर होगा आपका 1 और 3 तो बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड सेकंड रॉन्ग है, तो सेकंड रॉन्ग है। ठीक है, 1, 3, 4 अपने आप सही हो जाता है। इस तरीके से लॉजिक को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से लॉजिक लगाइए और क्वेश्चन को कीजिए। देखो, उस समय एग्जाम हॉल के अंदर तभी अच्छे से कर सकते हो जब आपको पीवाईक्यू की मास्टरी हो। रटे हुए होने चाहिए पीवाईक्यूज, एकदम रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा इन वीडियोस को फिर से चाहे स्पीड करके देखना, बट एटलीस्ट 2 बार बिफोर प्रीलिम्स जरूर देख के जाना, तभी जाके चीजें छपेगी। बार बार सुनोगे तभी जाके तुम्हारे दिमाग में इम्प्रिंट होगी। सो प्लीज इस बात को दिमाग में रखना। The Commission recommends sharing of 41% of net proceed of union taxes with the states. This was slight adjustment from the 14th Finance Commission, 42% shared to the account for newly formed union territory Jammu Kashmir and Ladakh. ठीक है, जो भी है आप अब डेटा दिमाग में आपको याद नहीं रखना। Which of the following authorities to make recommendation to the governor of the state as to principle for determining the tax and duties which may appropriated by the panchayat in that particular state? The District Planning Committee, State Finance Commission, Finance Ministry of State and Panchayati Raj Ministry of the State. सिंपल क्वेश्चन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें वही बात है, बस उसको स्टेट लेवल पे बात की गई है कि कौन डिटरमाइन करेगा, कौन सी अथॉरिटी जिसको रिकमेंड करेगा। सो ये आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये बिल्कुल एज इट इज आपको पता है। थोड़ा जान लो। स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 243I, ठीक है, 243Y फॉर द म्युनिसिपैलिटी टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लोकल बॉडीज, मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर। कोर फंक्शन क्या है? टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इंटर से एलोकेशन, असाइनमेंट फॉर रेवेन्यू, ग्रांट इन एंड
फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है फॉर द स्टेट फाइनेंस कमीशन। चलिए अब बात करते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में, कि कैग से यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान से समझना। इनमें से कौन सी ड्यूटी है जो नॉट नॉट परफॉर्म्ड बाय दी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यूपीएससी क्या चाहता है आपको पता है? आपको यह पता होना चाहिए कंप्ट्रोलर का मतलब क्या है और ऑडिटर जनरल का मतलब क्या है। मैं आपको आगे सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, सिर्फ इतनी सी बेसिक नॉलेज पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। आपको बेसिक मतलब वर्ड का टर्म का मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। अगर मतलब पता है ना तो आप पीवाईक्यू सारे कर सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है? नॉट टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द ऑल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। टू कंट्रोल, ये वर्ड देखो, ध्यान से समझो, गेम यहीं पे है। यहाँ पे ऑडिट एंड रिपोर्ट, ऑडिट एंड रिपोर्ट, ऑडिट एंड रिपोर्ट, यहाँ पे कंट्रोल। अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसे पता होना चाहिए? कंपेट्रोलर का मतलब होता है कंट्रोल, ये बात समझ आ रही है? बट एक यहाँ पे एक आपका ट्विस्ट है कि इंडियन कंपेट्रोलर कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, जो एग्जैक्ट टर्म है उसका मतलब होता है कंपेट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। सो इंडिया के अंदर सिर्फ ऑडिटर जनरल का काम करता है, कैग कंपेट्रोलर आपका है ही नहीं, मतलब कंट्रोल तो करता ही नहीं है। यही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता होना चाहिए, इसी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। कंप्यूटर तो कंट्रोल नहीं करता, इसका मतलब टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड द इश्यू ऑफ द पब्लिक मनी टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ड इन द एक्सचेकर। तो नॉट परफॉर्म्ड पूछा है, तो ये है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ आया होगा। द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया परफॉर्म्स एन ऑडिटर रोल, not a comptroller or controller role in the exchequer sense. Unlike its British counterpart, the CAG in the India does not have control, ये बात समझना, control over the issue of money from the consolidated fund of India. The executive can withdraw money without CAG's prior approval. The CAGs audit these transactions retrospectively to ensure legality and propriety, but does not manage or control the flow itself. So word control is very important with regards to India, ये बात याद रखना। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बेसिक सा थोड़ा सा आर्टिकल 148 में आपको बता देता हूँ, आपको ऑलरेडी पता होगा, जस्ट हल्का सा बता देता हूँ कि हाँ, देयर शैल बी ए कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड रिमूव्ड कैसे होंगे? एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह, सेम। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। इनकी ओथ दी हुई है थर्ड शेड्यूल के अंदर, इनकी सैलरी दी हुई है सेकंड शेड्यूल के अंदर। ठीक है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इनको कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। सर्विंग इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, रूल्स प्रिस्क्राइब बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सब। ठीक है, इनकी सैलरी जाएगी। ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज लॉ से देखी जाएगी, पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा, उसमें से ड्यूटीज फंक्शन देखे जाएंगे। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट्स पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को, सॉरी, ये सौंपेंगे, और प्रेसिडेंट देन बाद में लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपको बस याद रखना है। अब एक्ट के अंदर क्या दिया हुआ है? कैग एक्ट के अंदर ये कुछ पावर्स दी हुई है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज दी है फॉर द कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, mandatory audit of all expenditure from the consolidated fund of India, each state, union territory, legislative assembly. Contingency and public accounts, substantially financed bodies, revenue audit, commercial and store audits, accounting function, ये सब चीजें देखते हैं आपके कैग, ये बात याद रखना। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन फिर से पढ़ना 2012 का, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना कहां पे गड़बड़ हो सकती है। In India, other than ensuring the public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of Office of Comptroller and Auditor General? ये बात याद रखो। कैग एक्सरसाइजेस एक्सचेकर कंट्रोल, फिर वर्ड क्या आया? कंट्रोल। बात समझ आ रही है? ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल, कंट्रोल का रोल ही नहीं है। बस इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई कंट्रोल है ही नहीं, चाहे इमरजेंसी हो कुछ हो, वो है ही नहीं। ये बात समझ आ रही है? द कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगर मैं फर्स्ट को ही हटा दूं तो मेरे पास 2 और 3 है। 3 देख लो,
Information from the CAG reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the law while managing public finance. यस, रिपोर्ट को यूज तो कर ही सकते हैं इन्वेस्टिगेट एजेंसी, ये बेसिस तो बन सकता है और अच्छा बेसिस बन सकता है। तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। 4, ये होता है कि बस आपको बेसिक पीवाईक्यू का मतलब आपको पता होना चाहिए कि पीवाईक्यू में उसने किस थीम पे क्वेश्चन पूछा। देखो 2001 का क्वेश्चन था, उसमें हमें उसने यही सिखाया ये वर्ड, और 2012 के अंदर अगर उसी वर्ड को और पीवाईक्यू किया हो तो समझो कि ये रहा कंट्रोल, ये हटाया, मेरा आंसर आ रहा है। बस मुझे ये जानना था कि यस, तो बहुत सिंपल है कि यस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उस पर चार्जेस तो बना सकती है कैग की रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जो स्टेटमेंट 1 की बात करें, एक्सचेकर कंट्रोल, कंट्रोल ओवर द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड इज एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय द कैग। इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी द कैग डज नॉट अज्यूम द एक्सचेकर कंट्रोल। ये बात याद रखना। कैग्स रोल इज पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट, नॉट प्रायर अप्रूवल और द कंट्रोल। मैं बार बार कह रहा हूं। सेकंड स्टेटमेंट, दीज रिपोर्ट्स आर एग्जामिन्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। पैक इवेलुएट करते हैं यहाँ पे। ये क्या कह रहे हैं, द कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट। ये तो हमें पता ही है कैग एंड पैक का रोल है, तो यस ये भी स्टेटमेंट सही है। 3, थ्रू कैग इटसेल्फ नॉट कैन नॉट प्रोसिक्यूट, वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इट्स रिपोर्ट्स प्रोवाइड ऑथोरिटेटिव ऑडिटेड एविडेंस ऑफन यूज्ड बाय एजेंसी लाइक सीबीआई, ईडी, इन्हीं की तो करते हैं। मेनी करप्शन केसेस ओरिजिनेट फ्रॉम दी कैग फाइंडिंग्स लाइक 2G कोल ब्लॉक केसेस, ये सब कैग की रिपोर्ट के बेसिस पे ही इन पे इन्वेस्टिगेशन हुई। फोर्थ स्टेटमेंट, कैग इज नॉट अ जुडिशियल अथॉरिटी, it has no prosecutional and punitive powers, it can only audit report even in the PSU and the government company। तो यहाँ पे दिया हुआ, while dealing with the audit and accounting government company CAG has certain judicial power for prosecuting, no prosecute का पावर नहीं है, यही यहाँ पे कहा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कैग के बाद आते हैं अटॉर्नी जनरल पे। यूपीएससी ने क्या क्या पूछा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2013। अटॉर्नी जनरल पे यूपीएससी ने पूछा है कि वो पार्टिसिपेट कहां कहां कर सकते हैं, अगर आपको ये पता हो तो। ठीक है, ये थीम रही है यूपीएससी की, समझो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, मतलब पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है ये गवर्नमेंट का वकील है। ओके, ठीक है, गवर्नमेंट के एडवोकेट साहब है ये। तो टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, यस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर हो सकते कमेटी, हाँ हो सकता है कई बार कोई कमेटी को पर्टिकुलर कोई एक्सपर्टीज चाहिए हो तो मेंबर बन सकते हैं, यस। स्पीक इन द लोकसभा, यस बोल तो सकते ही हैं। वोट इन द लोकसभा, वोट कौन दे सकता है लोकसभा में, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, जो वहां का मेंबर हो। ठीक है, वोट वही दे सकते हैं जो मेंबर हो, ये मेंबर नहीं है। ठीक है, मेंबर नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, और आंसर 1 2 3, सो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात याद रखना, बस ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए फॉर द फ्यूचर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अटॉर्नी जनरल एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए भैया, गवर्नमेंट के वकील है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो उसने फिर वही क्वेश्चन पूछा, ये 2013 का क्वेश्चन, ये कब का है 2000 का क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन के बेसिस पे वो 2013 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये समझ आ रही है बात, मतलब वो मेंबरशिप जानना चाह रहे हैं, मेंबरशिप नहीं है, ये बात समझ आ रही है, मेंबर तो नहीं है, मेंबर तो नहीं है, वो सिर्फ प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, मेंबर तो नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट को कट करो, ऑप्शन 1 and 2 सीधा ये आंसर आता है। ही कैन बी रिमूव बाय द इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, नो, ये तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से होते हैं, सो इम्पीचमेंट वाला कोई इनका सीन ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। सो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो सीधी सी बात है, उसकी फिक्स फिलोसफी है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से वो वैसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो वैसे ही पूछे जा रहा है। 2000 में भी वैसे ही पूछा, 2013 में भी वैसे ही पूछा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा जान लेते हैं चलो अटॉर्नी जनरल को, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्वालिफाइड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, आर्टिकल 124। टेन्योर क्या है, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के वकील है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नो फिक्स टर्म मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट प्रिविलेजेस क्या है, राइट ऑफ द ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन इंडिया, has right to participate in the proceeding of Lok Sabha, Rajya Sabha, parliamentary committee, but not right to vote। ये बात याद रखना। लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट एडवाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ये बात हमेशा याद रखना, कैन नॉट होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट के वकील है ये, ठीक है। कैन नॉट डिफेंड्स एन अक्यूज्ड पर्सन इन द क्रिमिनल केसेस विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, ठीक है। गवर्नमेंट के वकील है, कोई और केस लड़ना है तो लड़ सकते हो, लेकिन पहले गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन चाहिए होगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं 2022 का। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भाई सिर्फ दो ही ये लोग ही है जो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन्स, ठीक है। कन्वेंशन हो सकता है बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ये बात समझ आ रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appoints him resign. ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, यही दो ऑफिसर नहीं, इनके अलावा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट में, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो आंसर होगा नीदर वन नॉर टू। वही सेम हमारा ट्रेंड वही फॉलो हो रहा है, ठीक है। बोथ नहीं होने के चांसेस बहुत कम है, या तो नीदर नहीं तो ओनली, कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना है। और उसके अलावा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी हमारा एक फिक्स पैटर्न है। बट अगर जब दो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो क्वेश्चन हो सकता है दोनों में से कोई एक सही हो और एक गलत हो, ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग में रखना, यूपीएससी हमारा इनके साथ खेल सकता है, ट्रैप कर सकता है कि मतलब हमने तो फिक्स कर लिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गलत होगा। सोच लिया ऐसे, मान लो जो तुक्केबाजी वाले लोग बोलते हैं। बट दो स्टेटमेंट हो तो उसमें एक सही एक गलत हो सकता है। यूपीएससी जानबूझ से चुन चुन के वो ढूंढ के ला के दे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हो सकता है। थोड़ा समझ के और संभल के चलना है। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट क्यों है? While Attorney General of India has a right to speak and participate in the proceeding of both houses of the Parliament, any joint sitting committee, ठीक है। But Article 88, the Solicitor General of India does not possess this right. Even the Solicitor General भी वो right नहीं है। Solicitor General is statutory officer, not a constitutional one. It is not mentioned in the Article 88. Furthermore, minister are also officer of the government who can participate in the meeting of the both houses even if they are not member of particular house, meaning attorney general and solicitor are not only such officers, ठीक है। इवन द सॉलिसिटर जनरल भी नहीं होते, ये भी याद रखना, ठीक है। आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताएंगे सॉलिसिटर जनरल के बारे में जो भी आप कुछ जानते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बताया, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सॉलिसिटर जनरल के बारे में क्या जानते हैं, वो कमेंट बॉक्स में। स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, while it is convention, ये convention है for the attorney general to resign when the government that appointed them resign. There is no such mandatory requirement specified in the Constitution of India. Historical records show that an amendment to make such a resignation mandatory was specifically proposed हुआ था but rejected during the Constituent Assembly debates. ठीक है, तो आपको याद रखना ये कन्वेंशन है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्यूचर में फिर से क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हाई है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो बात करेंगे एपिसोड 24 के अंदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हमने कर ली, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का ओवरलैपिंग क्वेश्चन कर लिए। अब हम स्पेसिफिकली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे पूछे गए यूपीएससी से 30 साल के क्वेश्चन एपिसोड 24 में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको मजे आ रहे होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में अपने होमवर्क बता दीजिएगा। आप एक एक होमवर्क जो करेंगे उसी के हिसाब से आपको लास्ट में रिवॉर्ड भी मिलेगा, मैं अभी बता रहा हूं। सो प्लीज होमवर्क करते रहिए, जो होमवर्क करेंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एपिसोड 24 में। थैंक यू।